ईरान वर्सेस अमेरिका और इसराइल जंग के अंदर अगले 72 घंटे बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान भी इसकी तस्दीक कर रहा है और इस सारी जंग के अंदर सभी को इंतजार था कि यमन के हूसी इस जंग से मुतालिक क्या मौक़िफ़ अपनाएंगे और बिल आखिर उन्होंने भी अपना फैसला सुना दिया। इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। इसके अलावा बहुत तेज़ी के साथ आप ये नोट कर रहे होंगे कि अरब ममालिक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को एक ख़ास प्रोटोकॉल देते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके साथ दिफाई मुआहदे करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूक्रेन अरब ममालिक को बचा सकेगा। इसके ऊपर हमने बात करने, इसके मुहर्रिकात को जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा रूस की तरफ से भी तेल और गैस को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया, उसके असरात पूरी दुनिया के अंदर क्या आ सकते हैं, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और कुछ ज़िमनी खबरों के हवाले से भी बात करनी है। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर ये भी हमें बता रही है कि एक पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकार आला ऑफिसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त के ऊपर फाइनेंशियल टाइम्स को ये बताया है कि पाकिस्तान ये समझ रहा है कि उनका सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहदा हुआ था वो एक बलंडर हुआ है। ये पूरा माजरा क्या है, तफसीलात क्या है, आपके सामने आज के इस व्लॉग में हम रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 29 मार्च 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, जहाँ पर ख़त्े की सूरत हाल को डिस्कस करना है। और ज़ाहिर है जो मेनली जो एजेंडा है वो ईरान की सूरत हाल है या ईरान जंग है, इसे हम किस तरह से रुकवा सकते हैं। ये 4 ममालिक, मुस्लिम ममालिक जो है वो बैठेंगे, साथ जोड़कर बैठेंगे और देखेंगे, सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। इस हवाले से हमने कल भी देखा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट यानी कि सवा घंटा टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और ख़त्े की सूरत हाल को डिस्कस किया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो पोस्ट किया गया एक्स पर, उसमें अमेरिका का नाम नहीं लिया गया, अलबत्ता इसराइल का नाम लेकर मज़म्मत की गई कि जो इसराइल ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से ईरान की जो आवाम है उनकी इस्तकामत को भी उन्होंने दाद दी और खूब सराहा कि ईरान की जो आवाम है वो बड़ी बहादुरी के साथ इन तमाम तर चीज़ों का मुकाबला भी कर रही है। इसके अलावा एक और जो खबर हमारे सामने आई वो ये कि पाकिस्तान ने ईरान को चावल, समुद्री खुराक और फार्मास्यूटिकल मसनूआत समेत मुतादिद अशिया बरामद करने की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान ने वसी एशियाई ममालिक के साथ तिजारत के हवाले से अहम इक़दाम करते हुए ईरान के रास्ते बरामदात के लिए बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट की शर्त से इस्तिस्ना दे दिया है, ताकि तमाम जो चीज़ें हैं ये जल्द अज जल्द ईरान पहुंची जा सके और उन्हें पहुंचाया जाए। अब इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो चलता हुआ नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है इन 3 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के अंदर आना है तो मकसद तो यही है कि हमने इस जंग को रुकवाना है। जैसे कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और तुर्की की जो खुफिया एजेंसी के सरबराह है, उनका जो एक बयान है, रिसेंटली जो बयान है वो बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश कर रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम ये जानते हैं कि इस जंग को शुरू किसने किया है, कौन इस जंग का स्क्रिप्ट लिख रहा है, और हम ये भी जानते हैं कि ये जो मामला है ये तेहरान तक नहीं रहेगा। और जब इतनी सारी चीज़ों का पता है तो फिर अब देखना ये होगा कि वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान के अंदर आएंगे तमाम ममालिक के, ये क्या फ़ैसला करते हैं। क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की तरफ से तो कहा गया था कि हम पड़ोसी ममालिक के ऊपर हमले नहीं करेंगे और इसके ऊपर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ईरान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और कुछ हल्के इसको बड़ी अहमियत की हामिल गुफ्तगू करार दे रहे हैं, लेकिन अभी सूरत हाल आपको अक्सर तब्दील होती भी नज़र आती है। हमें ये मालूम है कि पाकिस्तान के सिस्टम के हवाले से जो मिथ है कि यहाँ का वज़ीर आज़म ताकतवर नहीं होता, यहाँ का सिपह सालार जो है वो ज़्यादा ताकतवर समझा जाता है। अभी ईरान के अंदर भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। ईरान के सदर से सवा घंटा तो गुफ्तगू होगी है, लेकिन असल फैसला वही होगा जो कि IRGC जो है वो करेगी, उनकी पाकिस्तान इनकलाब की जो फोर्स है वो। और उससे मुतालिक CBS न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, वो ईरान के अस्करी इदारों, ईरान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ गुफ्तगू शनीद कर रही है। और असल जो बयान जो चीज़ सामने आएगी वो यकीनन वहीं से आएगा। तो रस्मी तौर के ऊपर दोनों सरबराहान ममलिकत की बातें तो हो रही है, लेकिन असल जो मुलाकातें और राबते गुफ्तगू शनीद का सिलसिला है वो दोनों ममालिक इस्टेब्लिशमेंट उनके दरमियान ही हो रहा है। और अमेरिका इस बात को बाखूबी जानता है कि इस वक्त पाकिस्तान ही एक ऐसी पोजीशन में है जो ईरान के अस्करी इदारों के साथ बात कर सकता है। तो कुछ हल्के पाकिस्तान के ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान खुश नहीं है कि ईरान की तरफ से जो हमले किए गए अरब ममालिक की, अमेरिका की फौजी अड्डों को जो निशाना बनाया गया, पाकिस्तान की तरफ से कुछ पैगाम भिजवाया भी किया था ईरान को कि आप ऐसा ना करें, जिसके ऊपर ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की तरफ से कहा गया था कि हम नहीं करेंगे और माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन उसके बाद ईरान के अंदर जो ताकतवर हल्का है, जैसे कि ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ की तरफ से बड़ा
सख्त किस्म का ट्वीट भी आ गया था कि भाई हम ये कोई गलती नहीं कर रहे और ना ही हम माफ़ी मांगेंगे, बल्कि ये जो सिलसिला हम जारी सारी इसलिए रखेंगे क्योंकि इन ममालिक के अंदर मौजूद जो रडार सिस्टम है और ये हर तरह की फ़ज़ाई सपोर्ट है ये दे रहे हैं। अगर इनके सरजमीन के अंदर अमरीकी अड्डे होते ही ना तो ये इतनी बड़ी जंग अमरीका के लिए इस खत्ते के अंदर या ईरान के अगेंस्ट करने की शक्कत होती ही नहीं। तो सबसे पहले कसूर इनका ये है कि इन्होंने अपनी सरजमीन दी हुई है और हमारा फैसला ये बिल्कुल दुरुस्त है। ईरान का ये उस वक्त ये मौक़िफ़ था। पाकिस्तान का ज़ाहिर है ये कंसर्न था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें भी इस जंग के अंदर आना ही पड़ेगा, लेकिन बहरहाल अभी तक तो मामला जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए तहम्मुल के साथ ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर जो खबर मैंने आपके सामने रखी, इसकी पाकिस्तान के अंदर तो कोई तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम के अंदर खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकार से जो मुंसलिक जो शख्स है, एक आला ऑफिसर ही होंगे ज़ाहिर, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को ये बताया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहिदा हुआ था वो तो इस नुक्ते नज़र से हुआ था कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, पाकिस्तान को एक माशी तौर के ऊपर एक पैकेज मिल जाएगा और पाकिस्तान के साथ जो सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा होगा और कोई भी मुल्क अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला करेगा तो उसको कम से कम ये पता होगा कि इसकी बैक पर जो है वो पाकिस्तान खड़ा है और न्यूक्लियर अम्ब्रेला के साथ खड़ा है। लेकिन इन दोनों चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी कि इस खबर के मुताबिक ना ही सऊदी अरब ने उस एग्रीमेंट के बाद कोई संजीदा किस्म की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, ना ही कोई हमें माशी तौर के ऊपर कोई बड़ा रिलीफ मिला है। और जो एक डिटर्नेंस के लिए खौफ पैदा करने के लिए जो मायदा पाकिस्तान ने किया था वो खौफ भी उस हद तक कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि हालिया एग्जाम्पल हमारे सामने ईरान की है कि ईरान ने बैक टू बैक सऊदी अरब में अमेरिका की जो बेसिस हैं, अड्डे हैं सऊदी अरब की सरजमीन पर, उसके ऊपर तवातुर के साथ हमले भी किए हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि अगर खुदा न खासा सऊदी अरब और ईरान का मामला मज़ीद पेचीदा होता है तो इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। एक तो ये चीज़ हमारे सामने आ रही है। ज़िमनन में एक और यहाँ पर एक और चीज़ भी अर्ज़ करता हुआ चलूँ, हमने ये देखा कि मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से भी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के कुछ नाज़ेबा अल्फाज का जिक्र किया जा रहा है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया जियो न्यूज़ के हवाले से बात की जा रही है। जिस तरह का जो मुहावरा है, ज़ाहिर अमेरिका जैसी सोसाइटी के अंदर उसके वो मतलब नहीं होता जो पाकिस्तान के अंदर मीनो उसका जो तर्जमा किया जा रहा है, बल्कि वो खुशामद के ज़ुमरे में आता है कि पहले जो मोहम्मद बिन सलमान है, ग़ालिबन वो ये कहना चाह रहे थे कि पहले मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के सदर की इस हद तक खुशामद या चापलूसी नहीं किया करते थे जैसे वो अब मेरी करते हैं, मेरी कदर करते हैं। और अगर आप ये पूरा क्लिप सुने तो उसके अंदर उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी तारीफ़ें भी की हैं। तो एक तो ये चीज़ भी हमारे सामने चलती हुई नज़र आ रही है। अब इस हवाले से इस बात के ऊपर आ जाइए कि आखिर अरब ममालिक को ऐसा हो क्या गया है कि अमेरिका जैसे इत्तेहादी के साथ मजबूत तरीन दिफाई मुआहदे किए हुए हैं और उनके बावजूद भी यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को अपनी सरजमीन में बुलाकर उनके साथ दिफाई मुआहदे करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको ये पता है कि रशिया और यूक्रेन की जंग काफ़ी अर्से से जारी सारी है। इसके अंदर जो रशिया है बड़ी तादाद के अंदर जो ईरानी ड्रोन है, शाही ड्रोन्स, उनका इस्तेमाल करता है यूक्रेन के अगेंस्ट। और अब तो रशिया के अंदर ही पूरी एक फैक्ट्री लगी हुई है जो असेंबल करती है और बड़ी तादाद के अंदर इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। और रशिया ने यूक्रेन की तरफ से अब इन ड्रोन्स को रोकने के लिए मकामी सतह के ऊपर इंतहाई सस्ते जो इंटरसेप्टर है या दिफाई निज़ाम है वो अपना बना लिया है, जनरेट कर लिया है। और उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो इन अरब ममालिक ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को बुलाया है कि अभी आप आइए, जो फार्मूला आपने बनाया हमें भी बना कर दीजिए, क्योंकि हम तो अमेरिका का जदीद तरीन सिस्टम तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो इंतहाई महंगा भी है। लेकिन आपने चूंकि सस्ता बनाया इन ड्रोन्स की तबाही से रोकने के लिए, तो हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करें, हमारे भी अमले को यहाँ पर आकर ट्रेन करें। तो इसीलिए यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ कतर के, मुत्तहिदा अरब अमारात के और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे होते हुए जा रहे हैं कि वो एक सस्ता और जदीद किस्म का या मौसर किस्म का जो इंटरसेप्टर है ईरानी ड्रोन्स के अगेंस्ट, वो इन अरब ममालिक को बना कर दे ताकि ईरानी जो ड्रोन्स तबाही फैला रहे हैं इन ममालिक के अंदर उन्हें कम से कम रोका जा सके और बड़ी तादाद के अंदर इन हमलों को नाकाम बनाया जा सके। तो ये एक जो चीज़ है ये हमारे सामने चलती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल ईरान की तरफ से दावा तो किया गया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर जो यूक्रेन की एक ड्रोन बनाने वाला डिपो है या उनका अमला था, हमने उस जगह को निशाना बनाया है। लेकिन यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि इस बात के अंदर कोई हकीकत, कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि झूठा प्रोपेगेंडा ईरान की तरफ से किया जा रहा है, जैसा कि बिल्कुल रशिया ये यूक्रेन के अगेंस्ट करता है। ये उनका बयान था। अब आ जाइए एक और ख़बर के ऊपर भी, मैं यमन के हौसियों वाली खबर के ऊपर भी आता हूँ। रूस की तरफ से खबर हमारे सामने आई है कि रूस ने 1 अप्रैल 2026 से
पेट्रोल की बरामद पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। ये पाबंदी 31 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर ने तेल कंपनीज के साथ मीटिंग के बाद एनर्जी मिनिस्ट्री को हिदायत दी कि घरेलू मार्केट में पेट्रोल की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए और कीमतों को मुस्तहकम रखा जाए। आलमी सतह पर तेल और पेट्रोल की कीमतों में बेचैनी, मशरिक़ वस्ती में ईरान की जंग, यूक्रेन के ड्रोन हमलों की वजह से रूसी रिफाइनरीज मुतासर हुई हैं और आलमी तलब ज़्यादा होने की वजह से रूस चाहता है कि घरेलू सार्फिन को सस्ता और काफ़ी पेट्रोल मिले, इसलिए बरामद रोक दी गई है। ये रूस की पुरानी पॉलिसी है, पिछले सालों में भी कई बार ऐसा किया गया। अब आलमी तेल मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके नंबर्स, इसके फैक्ट्स क्या हैं, इसके तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रूस रोज़ाना तकरीबन 1 लाख से 1.2 लाख बैरल जो गैसोलीन है वो बरामद करता है और आलमी गैसोलीन की कुल तलब जो है वो तकरीबन 25 से 27 मिलियन बैरल फी दिन बनती है और आलमी तेल की कुल तलब 103 मिलियन बैरल फी दिन के करीब है। लिहाजा ये पाबंदी आलमी सप्लाई का सिर्फ 0.4% मुतासर करेगी, यानी कुछ ज़्यादा को ख़ास असर नहीं होगा, 0.4% तक ही होगा। लेकिन असर कब होगा? असर तब होगा जो कल खबर सामने आई। यमन के हूसियों की तरफ से भी अब इस जंग में ईरान का साथ देने का फैसला कर लिया गया है और यमन के हूसियों की तरफ से ये भी कहा गया कि हमने बैलिस्टिक जो मिसाइल है उनके ज़रिए ईरान के ऊपर, इजराइल के ऊपर हमला किया है और कोई ड्रोन के ज़रिए भी, लेकिन ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक ये जो हमला है ये इसको इंटरसेप्ट कर लिया गया, यानी कि जो हमले हैं ये नाकाम हुए हैं। असल जो खतरा और खदशा है आलमी सतह का या आलमी तिजारत को वो ये है कि यमन के हूसी ये बात कर रहे हैं कि अगर हमें ये मालूम हो गया कि रेड सी के ज़रिए या फिर कोई अरब मुल्क बाकायदा तौर के ऊपर ईरान के अगेंस्ट जंग के अंदर आ गया तो हम बाबुल मंदब और रेड सी को जो है ये चौक कर देंगे। यहाँ से किसी भी जो तिजारती कार्गो जहाज़ है उनका गुजरना हम इतना आसान नहीं होने देंगे। और इससे पहले भी हम देख चुके हैं और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि फिर अमरीका को यमनियों के साथ मुज़ाकरात करने पड़े थे, टेबल पर बैठना पड़े था। लेकिन अगर दोबारा से यमनी एक्टिव हो जाते हैं जैसा कि हो चुके हैं यमन के हूसी, और रेड सी के अंदर अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो पूरी दुनिया के अंदर इसके जो असरात हैं वो आएंगे और इसके अंदर जो तेल की बरामदात है वो तकरीबन 60% कम हो गई। टैंकर ट्रैफिक 90 से 95% गिर गया था। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ कि जब यमन के हूसियों की तरफ से रेड सी के ऊपर कंट्रोल संभाला गया था या उसे चौक किया गया था या उसके ऊपर मुसलसल तिजारती कार्गो जहाज़ों के ऊपर हमले किए गए थे। तो ये जो सूरत हाल है ये आलमी सतह के ऊपर उभर रही है, इसमें तशवीश भी आ रही है। पाकिस्तान इस हवाले से कोशिश कर रहा है कि जो सूरत हाल है ये थम जाए, मामला जंगबंदी की तरफ चला जाए। अगर ये ना हुआ तो इसमें तो तेल की जो कीमतें हैं वो तो बड़ी हद तक बढ़ने के इम्कान ज़्यादा हो जाएंगे, बिलखसूस अगर रेड सी, बाबुल मंदब ये साइडें भी मुतासिर होती हैं। तो ये बारह तमाम तरह अपडेट्स हैं, चीज़ें जो मैंने आपके साथ रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।